हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आपका सभी का स्वागत है। सोवियत संघ का विघटन के कारण पढ़ रहे थे और एक कारण पढ़ते पढ़ते हमारी क्लास ओवर हो गई थी। तो हम पढ़ते हैं अब अगला, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में यूएसएसआर असफल हो गया। ये पहला कारण हो गया था। अब अगला कारण हम पढ़ते हैं और ऐसे करके पूरे कारण पढ़ने के बाद फिर हम समझने की कोशिश करेंगे सभी कारणों को। और पहला कारण था कि लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में यूएसएसआर असफल हो गया। ठीक है, दूसरा कारण हो जाएगा नौकरशाही। नौकरशाही का अत्यधिक प्रसार हो गया। ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा दबदबा अत्यधिक दबदबा अत्यधिक बढ़ गया था। अत्यधिक बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से लिखो, अत्यधिक बढ़ गया था। ठीक है, अगला कारण था विकास में पश्चिम देशों से बिछड़ जाने के कारण गुट के देश नाराज हो गए थे। ठीक है, और यूएसएसआर पर रूस का अत्यधिक दबदबा हो गया था। ठीक है, या दबदबा हो चुका था। अगला हो जाएगा अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। यानी कि अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी। ठीक है, लोगों की भावनाएं, ठीक है, आजादी की भावना, लोगों में आजादी की भावना का विकास होने लगा था। ऐसे लिख लो। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला हो गया और क्या हो सकते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हो गया, नौकरशाही का हो गया, और हथियारों के निर्माण में खर्चा अत्यधिक हो गया। हथियारों के निर्माण वाला नहीं है ना, हथियारों के, हाँ, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा किया जाना। ठीक है, और गोरबाचेव द्वारा दो सुधार लागू किए गए थे। गोरबाचेव के सुधार क्या क्या सुधार थे? ग्लासनोस्ट व पेस्ट्रोइका को ठीक से लागू
ठीक से लागू नहीं होना। ठीक है, तो ये विघटन के महत्वपूर्ण जो कारण हो सकते हैं, ये मैंने पूरे के पूरे लगभग ये कारण हो सकते हैं, और एक आध दो छूट गया होगा तो फिर और आप मैं लिखवा दूंगा, नहीं तो बहुत कारण है, पर्याप्त है आपके उसकी तरीके से। ठीक है, तो मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक को। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में यूएसएसआर असफल हो गया। ठीक है, लोगों की पूर्ति करने में यूएसएसआर क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में यूएसएसआर क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा हो गया कि नौकरशाही का अत्यधिक प्रसार होना। ठीक है, नौकरशाही का अत्यधिक प्रसार हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ गया था। फिर हो गया कि विकास के में पश्चिमी देशों से पिछड़ गया था। देश नाराज हो गए थे, इस पिछड़ जाने के कारण जो उसके गुट में शामिल जितने देश थे वो नाराज हो गए थे। यूएसएसआर पर रूस का अत्यधिक दबदबा हो चुका था। रूस जो इस देश में जो 15 देश थे उसमें से रूस का मतलब ज्यादा दबदबा बढ़ गया, तो और देश नाराज हो गए। ठीक है, अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी, अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, मंदी के दौर से गुजर रही थी। लोगों में आजादी की भावना का विकास होने लगा था कि अब हमें इस संगठन में नहीं रहना, हमें इससे मुक्त हो जाना है, और हमें किसी गुटों में आप नहीं रहना, और किसी दूसरे गुट के साथ भी कोई वैमनस्यता, कोई भेदभाव, कोई इस तरीके की कोई वो नहीं रखनी है। तो लोगों में आज़ादी की भावना जाग उठी थी। ठीक है, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा हो रहा था, उस समय ज्यादा खर्चा होने के कारण अर्थव्यवस्था ठप हो गई। गोरबाचेव के सुधार, दो प्रकार के सुधार गोरबाचेव ने लागू किए, ग्लासनोस्ट तो पेरेस्ट्रोइका, वो भी ठीक से लागू नहीं किए गए, और ठीक से लागू नहीं हो पाए, तो इस कारण फिर लास्ट में सोवियत संघ का क्या हो गया, 1991 में जाकर सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया सोवियत संघ का। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो विघटन के कारण वो मैंने लिखवा दिए हैं, फिर भी एक आध कोई छूट गया होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इतने भी आप याद रख लेते हो तो पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी आ जाएगी सोवियत संघ विघटन के परिणाम। तो अगला हो जाएगा सोवियत संघ विघटन के परिणाम। सोवियत संघ विघटन के परिणाम। अब परिणाम क्या क्या निकले, परिणाम में हम विस्तृत से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे परिणाम निकले सोवियत संघ के विघटन से। ठीक है, क्या क्या परिणाम निकले, तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। सबसे पहला परिणाम अगर हम देखेंगे तो शीत युद्ध का समाप्त हो गया, यानी शीत युद्ध समाप्त हो गया। और कब समाप्त हुआ, 1991 में शीत युद्ध, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो गया। अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, अर्थात एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गई। एक ध्रुवीय विश्व की, ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गई। हथियारों की होड़ का अंत हो गया। ठीक है, समाजवादी विचारधारा का अंत हो गया। समाजवादी विचारधारा का अंत हो गया। यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिए गए। यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में
रूस का उदय होना, रूस का उदय हुआ। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, 15 नए या 15 ऐसे लिखो, 15 CIS। ठीक है, CIS का मतलब हो जाएगा COUNTRIES, कंट्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र, हाँ, हिंदी में देखेंगे तो नीचे लिख लेना यहाँ पे स्वतंत्र, अरे यार, स्वतंत्र या स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र 15 CIS या 15 CIS राष्ट्रों का जन्म हुआ। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं परिणाम में? हथियारों की होड़ हो गई, सोवियत संघ का अंत हो गया, हाँ, USSR के नए स्वतंत्र राष्ट्र पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने लगे। ठीक है, और 15 स्वतंत्र कौन कौन से राष्ट्र थे, मैं इनके नाम लिखवाऊँ, अगले वाले पेज में लिखवाऊंगा। अब यहाँ तक की मैं चीजें बता देता हूँ, फिर विघटन के कुछ परिणाम और बचे हैं वो भी मैं आगे लिखवा दूंगा याद करके। तो जब तक हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, जो भी परिणाम है इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ कि दो गुटों में जो शीत युद्ध चल रहा था 1945 से, वो 1991 में शीत युद्ध भी खत्म हो गया, उसका भी समाप्त हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। जैसे ही सोवियत गुट खत्म, अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली गुट रह गया, और अमेरिका शक्तिशाली वर्चस्व रह गया। उसका वर्चस्व होने से अब विश्व जो दो ध्रुवों में बटा हुआ था वो एक ध्रुवीय विश्व रह गया। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। इसका विघटन होते ही हथियारों की होड़ का अंत हो गया। जो दोनों गुट आपस में हथियारों की होड़ मची हुई थी, दोनों में हथियारों का तेजी से निर्माण कर रहे थे, उस हथियारों की होड़ का क्या हो गया? उस हथियारों की होड़ का अंत हो गया। समाजवादी विचारधारा का भी अंत हो गया, क्योंकि सोवियत संघ तो था, इसी की तो विचारधारा थी समाजवादी, तो उस विचारधारा का भी अंत हो गया। USSR की जो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिस पार्टी जो चलाती थी शासन से, जिस पार्टी का शासन चलता था, उस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया USSR में। ठीक है, USSR के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी के रूप में जो रूस था, इसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया कि जो USSR की जगह लेगा तो कौन सा देश लेगा? रूस देश लेगा। 15 नए CIS कंट्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट राष्ट्रों का क्या हुआ? जन्म हुआ। 15 जो इनके 15 राष्ट्रों से बने था, 15 राष्ट्रों के रूप में नए राष्ट्र आ गए दोबारा से। USSR के नए स्वतंत्र राष्ट्र जो भी बने थे, उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों ने पूंजीवादी विचारधारा को अपना लिया, और समाजवादी विचारधारा कहाँ पे है? ये रही, इसका अंत हो गया। और अब नई पूंजीवादी विचारधारा को भी अपना रहे हैं, बहुत सारे देश उसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे करके सोवियत संघ के इस तरीके से विघटन के ये परिणाम निकले। ठीक है, अब एक आध परिणाम जो और है मैं आपको लिखवाता हूँ आगे, फिर उसके बाद में जो 15 कौन कौन से राष्ट्र थे, इनको अगर आप याद रखना चाहें तो रख लेना, मैं लिखवा देता हूँ याद कर करके। वैसे पूरे मेरे भी याद नहीं है, एक आध छूटेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि याद नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि 15 पूरे के पूरे राष्ट्रों को मैं आपको लिखवा पाऊं। तो इसके बाद में जो परिणामों में और परिणाम अगर हम लिखना चाहें तो और परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? परिणाम तो लगभग हमने पूरे लिख लिए। सबसे पहले हम देश ही लिख लेते हैं, 15 CIS देश। ठीक है, 15 CIS देश कौन कौन से हैं? 15 CIS देशों में लिखते हैं
लिखने की कोशिश करते हैं देशों के नाम। तो सबसे पहले तो आपका एक तो रूस हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, रूस हो जाएगा। रूस के बाद में फिर आपका क्या नाम से एक एक क्रमांक करके लिखते हैं। रूस, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जो अभी जो दोनों देशों के मध्य युद्ध चल रहा है, जो रूस से निकला हुआ दूसरा देश कौन सा, यूक्रेन, ठीक है। तीसरा इसी रूस से संबंधित बेलारूस, तीसरा देश बेलारूस, ठीक है। चौथा हो जाएगा आर्मेनिया, पांचवा हो जाएगा मोल्डोवा, छठा हो जाएगा अजरबैजान, ठीक है, और अजरबैजान। सातवां क्या हो जाएगा आपका, एक तरफ के ये जो देश हैं उन देशों को लिखवा देता हूँ, 5 देश हैं, जैसे उज्बेकिस्तान। छठा आपका आ जाएगा कजाकिस्तान, एक हो जाएगा तजाकिस्तान, एक हो जाएगा किर्गिस्तान, एक हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आपके 9 देश में लिखवा चुका हूं। और क्या क्या हो जाएंगे, एक आ जाएगा लताविया, ठीक है, और अजरबैजान हो गया ना, अजरबैजान हो गया। और फिर और कौन कौन से देश रह गए, एक जॉर्जिया हो जाएगा, ठीक है, और लिथुनिया हो जाएगा, और 13वां देश हो जाएगा आपका एस्टोनिया हो जाएगा, 14वां देश है, याद करते हैं, उज्बेकिस्तान ये हो गया, बेलारूस, मोल्डोवा, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और तो कौन सा रह गया, मोल्डोवा हो गया। तो 2 देश आपके याद मेरे दिमाग से नहीं आ रहे, तो ठीक है, तो ये 2 देश दिमाग से शार्प हो रहे हैं, आप देख लेना। और मैं नहीं तो मैं लिखवा दूंगा, पूरे के पूरे देश याद नहीं आ रहे, तो ऐसे करके ये 15 देश थे। अगर इतने देश आप याद रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 देश रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 ये नए स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो मोटा मोटा जो देश है, महत्वपूर्ण देश है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 15 देश, नए 15 देशों का निर्माण हुआ था, ठीक है। परिणामों में लगभग हमने पूरे पढ़ लिए हैं, फिर भी एक आध कोई परिणाम है तो पहले मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये करके आपके एक आध देश जो घट रहे हैं आप देख लेना, लगभग मैंने लिखवा दिए हैं, फिर भी अगर घट रहे हैं तो याद कर लेंगे और लिख लेना। अब उसके बाद एक आध 2 परिणाम और बच रहे हैं वो लिखते हैं, फिर इसको हम खत्म क्यों लेते हैं, अभी टाइम है। तो अगला परिणाम आपका हो जाएगा कि जो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस को यूएसएसआर के सारे अधिकार मिले, ठीक है, रूस को यूएसएसआर के सभी अधिकार मिले, सभी अधिकार मिले, जैसे यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, ठीक है। अगला परिणाम हो जाएगा कि रूस के यूएसएसआर के स्वतंत्र राष्ट्रों यूएसएसआर के स्वतंत्र राष्ट्रों ने पूंजीवाद
पूंजीवाद व लोकतंत्र को अपनाया। यूएसएसआर की सभी संधियां रूस ने निभाई। यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में रूस को घोषित किया गया तथा रूस को ही परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया। ठीक है, तो ये परिणाम और हैं जो मैं छूट रहे थे, तो ये भी कर लेते हैं अपन। अब ये परिणाम है कि रूस को यूएसएसआर के सभी अधिकार मिले। यूएसएसआर को मतलब कि यूएसएसआर का मुख्य देश ही रूस था, विघटन का कारण भी रूस ही को माना जाता है। ठीक है, लेकिन किताबों में इतना दिया हुआ है कि रूस ही था, लेकिन माना जाता है कि रूस ही था। तो यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद है, जो इसके 5 जो महत्वपूर्ण अंग है उसमें एक सुरक्षा परिषद भी पाई जाती है। तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिली इसको, किसको मिली? रूस को। वो यूएसएसआर के कारण ही मिली थी। ठीक है, तो एक तो ये परिणाम है कि स्थायी सदस्यता रूस को किसके कारण मिली? यूएसएसआर के उत्तराधिकारी होने के नाते मिली यूएनओ में। ठीक है, यूएसएसआर में जो इससे स्वतंत्र 15 राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, उनमें से बहुत सारे राष्ट्रों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र दोनों को अपनाया। ठीक है, और यूएसएसआर की सभी संधियां रूस ने निभाई। जितनी भी संधियां पहले हो रखी थी यूएसएसआर के द्वारा गुट के रूप में, मतलब एक यूएसएसआर वाले गुट के रूप में, उन सभी संधियों को निभाने का काम किसने किया? रूस ने किया। रूस एकमात्र देश, क्योंकि उत्तराधिकारी यही हुआ। यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में रूस को घोषित किया गया तथा रूस को ही परमाणु संपन्न देश भी घोषित किया गया। ठीक है, तो ये सारे यूएसएसआर के विघटन के परिणाम निकले। तो इतनी सारी बातें आपको मोटा मोटा याद रखनी है यूएसएसआर के परिणाम के बारे में। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये है यूएसएसआर के विघटन के परिणाम सारे। ठीक है, अब परिणामों के आगे अब हम एक बात और पढ़ लेते हैं। एक ध्रुवीय विश्व क्या है? प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? एक बार मैं टाइम देके फिर उस हिसाब से मैं एक ध्रुवीय विश्व को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले टाइम। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लो, एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व से क्या समझते हैं आप? प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? एक ध्रुवीय विश्व क्या है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो एक ध्रुवीय विश्व के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक ध्रुवीय विश्व क्या है? एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यह है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद ही अब विश्व में केवल एक शक्ति बच गई है, महाशक्ति, और वो बच गई अमेरिका महाशक्ति। पहले 2 ध्रुवों में 2 महाशक्तियां, 2 ध्रुव। अब एक 1991 में सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ खत्म, सोवियत संघ का विघटन होने से सोवियत संघ खत्म, तो एक शक्ति, और वो कौन सी? यूएसए शक्ति, और एक ध्रुवीय विश्व। तो इस तरीके से एक ध्रुवीय विश्व बना। ठीक है, तो एक ध्रुवीय विश्व के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको लिखने चाहिए अगर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, विश्व में एक महाशक्ति का होना। ये एक ध्रुवीय विश्व है, महत्वपूर्ण तो यह है। मोटी मोटी बात आपको समझनी हो तो विश्व में केवल एक महाशक्ति बचेगी, वो एक महाशक्ति एक ध्रुवीय विश्व। विश्व में एक महाशक्ति का होना। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। इस समय विश्व में अमेरिका को
चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था। चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था। ठीक है। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था विफल हो चुकी थी। अमेरिका की सैन्य शक्ति व टेक्नोलॉजी में विश्व का कोई देश आसपास भी नहीं था। विश्व की आर्थिक संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, शॉर्ट में लिख लेना, फिर हम इसके बारे में एक टॉपिक में पढ़ेंगे, वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। आदि पर भी अमेरिका का वर्चस्व था। ठीक है। अमेरिका की जींस, कोक, पेप्सी आदि का विश्व संस्कृति में अत्यधिक प्रभाव। थोड़ी देर फिर खेलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है, ये आपका हो गया एक ध्रुवीय विश्व। ठीक है, अब हम इसके हाथ में क्या लगाना। ठीक है, अब मैं देखो एक ध्रुवीय विश्व को समझाता हूँ कि विश्व में एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि विश्व में एक महाशक्ति का होना ही एक ध्रुवीय विश्व है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत होती है, एक ध्रुव की स्थापना होती है, क्योंकि दो ध्रुव थे, उन ध्रुवों में से एक ध्रुव खत्म हो गया तो एक ध्रुवीय विश्व बचा। ठीक है, इस समय विश्व में अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था, दूसरा कोई देश नहीं था, क्योंकि एक ही देश था या एक ही गुट था चुनौती देने वाला। वो कौन सा था? सोवियत संघ या रूस। तो वो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, खत्म। हाँ रुक एक मिनट, चुप। ठीक है, विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था विफल हो चुकी थी। ठीक है, अमेरिका की सैन्य शक्ति व टेक्नोलॉजी में विश्व का कोई दूसरा देश इनके आसपास भी नहीं था। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी और सैन्य शक्ति में भी कोई दूसरे अन्य देश आसपास भी नहीं थे। और जो विश्व की अन्य आर्थिक संस्थाएं जो महत्वपूर्ण थी, जिनमें विश्व बैंक आता है, IMF आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, आदि संस्थाओं में भी अमेरिका का ही वर्चस्व पाया जाता था। ठीक है, और अमेरिका की जो जींस, कोक, पेप्सी आदि की जो कंपनियां थी, इन कंपनियों का विश्व की संस्कृति में पूरी तरीके से फैल चुकी थी, पूरे विश्व में फैल चुकी थी। पूरे विश्व में इसकी संस्कृति में मतलब पूरी अन्य विश्व के अन्य देशों में फैल चुकी थी। वहां से अत्यधिक इनकम होती थी अमेरिका से। ठीक है ना, अमेरिका को इस तरीके से एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यह है आपका एक ध्रुवीय विश्व। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एक ध्रुवीय विश्व पूरा, एक ध्रुवीय विश्व वाला जो है कंसेप्ट है ये पूरा होता है। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होते हैं। पूंजीवादी यानी कि मेन पढ़ेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों में अंतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद फिर इससे संबंधित आगे की जो चीजें हैं पढ़ने हैं हमें,
वो पढ़ने की कोशिश करेंगे।